Welcome once again, dear friends, and today is the third video on sustainable development. Let us going to start this third video. Today we are going to discuss on effects of economic development on environment. आर्थिक विकास का पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला हमारा पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग। सबसे अधिक जो विजिबल है वो है ग्लोबल वार्मिंग का इशू। तो ग्लोबल वार्मिंग इज द ऑब्जर्व्ड एंड प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड ओशंस। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये हम लोग अपने दैनिक जीवन में ऑब्जर्व करते हैं, महसूस करते हैं कि किस प्रकार इंक्रीज हो रहा है जो हमारा जो डेली टेम्परेचर है, हमारे इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है, अर्थ एटमॉस्फेयर कैसे गर्म रहती है। एक्चुअली अर्थ एटमॉस्फेयर जो है एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इस बात को डिस्कस भी किया था, जिसमें अर्थ के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर की एयर की लेयर होती है that works as a blanket, or once solar insolation comes, it is unable to go completely out of this blanket of air, and as a result of that environment, the air which is very much heated, and it results into the melting of ice and other bad impacts on the plants and animal life. तो सबसे बड़ा जो इफेक्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो है ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हमको दिखाई देता है। ओके, सो द ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है? कंसंट्रेशन जो है ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ता जा रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन है? अब आप ग्रीन हाउस गैसेस में देखो, सबसे बड़ी तो हमको ये CH4 है। CH4 का मतलब है मीथेन। ये जो गोबर गैस वगैरह से जो निकलती है ना, जो सड़ी गली चीज़ों से निकलती है वो, मैं तो 2 बार लिखा लेकिन स्क्रीन पर दिखाई नहीं दिया। CH4 दिखाई दिया, 4 दिखा दिया, थोड़ा सा कर CH4। ओके, तो CH4 जो है मीथेन का है। तो ये ग्रीन हाउस गैस की मेजर गैस है। इसके अलावा और भी जो गैसेज हैं वो जब इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो इस कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। और उसके बाद इम्पैक्ट भी क्या होता है? लाइक वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन इन द atmosphere. The global warming is due to increase in the greenhouse gas concentration like water vapor, carbon dioxide, methane and ozone in the atmosphere. ये सारे जो ग्रीन हाउस गैस के और उसकी अदर देन ग्रीन हाउस गैसेज जो है, इनका इम्पैक्ट हमारे एटमॉस्फेयर पड़ता है और ग्रीन हाउस गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं और इसका इम्पैक्ट मानव के ऊपर, प्लांट लाइफ के ऊपर, बायोटिक एबायोटिक रिसोर्सेज के ऊपर पड़ रहा है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज ओजोन डिप्लीशन। और इससे पहले की बहुत सारे पॉइंट्स में हमने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन आपके लिए आसान है तो इसलिए पॉइंट्स याद रखेंगे तो दैट्स मोर देन सफिशिएंट। तो ओजोन डिप्लीशन रेफर्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इन द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर होती है, उसका डिस्ट्रक्शन, उसका वो डैमेज हो जा रही है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन फ्रॉम द क्लोरीन। ये जो क्लोरीन है याद रखेंगे, MCQ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन का मुख्य कारण क्या है? क्लोरीन फ्रॉम द मैन मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है मनुष्य के द्वारा जो केमिकल बनाया जा रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन है उसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन होता है एंड अदर फोर्सेज। और इसके अलावा और भी जो कारण है उसकी वजह से भी ओजोन में डिप्लीशन आ रहा है। एज ए रिजल्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, मोर अल्ट्रावायलेट UV radiation comes to the earth and causes damage to living organism तो आपने देखा कि ओजोन डिप्लीशन जो है, ओजोन डिप्लीशन रेफर्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इन द ओजोन लेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। किसकी वजह से? क्लोरीन की वजह से। एंड फ्रॉम विच इज फ्रॉम मैन मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन जो है ओजोन लेयर को, ओजोन को डैमेज करती है एंड अदर फोर्सेज। एज ए रिजल्ट of depletion of the ozone layer, more ultraviolet UV radiation comes to earth and causes damage to living organism. और तीसरा पॉइंट जो है इस संदर्भ में, राइज इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। राइज इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ चुके हो इंट्रोडक्शन वाले लेसन में कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। सो राइज इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। तो इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट है उसका नेगेटिव जो प्रभाव है
उसकी वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में वृद्धि हो जा रही है. सो इंक्रीज्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग and ozone depletion and rise in expenditure on health due to decline in air and water quality shows that opportunity cost of negative environmental impacts are high. यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है, जैसे जैसे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, घिस रही है, ख़त्म हो रही है, वैसे वैसे एक्सपेंडिचर जो है हेल्थ के ऊपर बढ़ता जा रहा है. जिस हेल्थ पर एक्सपेंडिचर बढ़ने का एक और कारण है, जैसे एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है तो, और वाटर क्वालिटी ख़राब हो रही है, सॉइल क्वालिटी ख़राब हो रही है, तो जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है बढ़ जा रहा है. चीज़ों को जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन जिसकी बात हम कर रहे हैं, तो वो उस लेवल पर अगर हम बात करें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लेवल पर बात करें, तो ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का परिणाम है. तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप. रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप, ये हमारा है चौथा पॉइंट, रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप. अब ये पॉइंट क्या है? इन द अर्ली डेज ऑफ सिविलाइजेशन, प्रारंभिक सभ्यताओं के प्रारंभ में डिमांड फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज वॉज मच लेस देन देयर सप्लाई. क्या था? डिमांड फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज वॉज मच लेस देन देयर सप्लाई. इसका कारण क्या था कि पॉपुलेशन कम थी और चारों तरफ तो जंगल ही फैले हुए थे, तो इन्वायरमेंट को डैमेज करने वाले तत्व कम थे, मतलब पॉपुलेशन कम थी, डिमांड कम थी, जिसकी वजह से और पॉल्यूशन भी कम होता था. तो वही इस बात को यहाँ रेखांकित किया गया है, पॉइंट आउट किया गया है, दैट इन द अर्ली डेज ऑफ सिविलाइजेशन डिमांड फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज वॉज मच लेस देन देयर सप्लाई. ओके, इन द प्रेजेंट पीरियड, वर्तमान समय में क्या स्थिति बन गई है? द डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज इन फार एक्सेस. डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है और वांट्स बहुत अनलिमिटेड हैं. तो डिमांड फॉर रिसोर्सेज इन फार एक्सेस ऑफ सप्लाई, और जो प्रकृति सप्लाई करने की स्थिति में है वो कम है. ठीक है, मतलब डैमेज ज़्यादा हो रहा है, इन्वायरमेंट में गंदगी, वेस्ट ज़्यादा क्रिएशन हो रहे हैं और प्रकृति उसको मैनेज करने में दिक्कत हो रही है. दैट इज डिमांड इज बियॉन्ड द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्सेज. ओके, पेड़ कट रहे हैं लेकिन पेड़ उस हिसाब से लगाए नहीं जा रहे हैं. अगर एक पेड़ जो बहुत बड़ा है, अगर मान लीजिए थोड़ा सा हम स्क्रीन पर दिखाएं, इस पेड़ को काटना आसान, एक दिन में कट गया, लेकिन इतना बड़ा पेड़ होने के लिए एक सैपलिंग्स को कितना समय लगेगा आप समझ सकते हैं. लगभग 30 साल लग जाएंगे. अगर 30 साल पुराना पेड़ है तो ये इस 30 साल के अंतर में जितनी इसने ऑक्सीजन सप्लाई किया होगा जितना इसने ऑक्सीजन सप्लाई किया होगा, 30 साल 29 साल ये डैमेज होगा एनवायरनमेंट, तब जाके ये इसके बराबर होगा. तब तक पॉपुलेशन कितनी गुना बढ़ गई होगी. मतलब इसको कंपेंसेट करना मुश्किल है. इसलिए कहा जाता है पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ. वृक्ष है पर्यावरण है, पर्यावरण है सकिन इसे बचाइए, पर्यावरण है इसको इसे बचाइए, धरती के हार पेड़ हैं घर घर लगाइए. तो इस तरीके से पर्यावरण के ऊपर हम अपना एक छोटी सी रचना बन सकती है. तो डिमांड इज बियॉन्ड द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्सेज, दस अ रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड. जो मतलब डिमांड की स्थिति थी वही सप्लाई की स्थिति हो गई. द रिवर्सल ऑफ अ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट की क्वालिटी को खराब होने की वजह क्या है कि सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप वो डैमेज हो गया है. सप्लाई अब कम हो गई है, डिमांड ज़्यादा हो गई है, और ओल्डन डेज में डिमांड कम थी और सप्लाई ज़्यादा था. अब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है. इस पूरे डिस्कशन का नट से लीजिए. अब हम आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, चैलेंजेस ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट. इंडिया के इन्वायरमेंट के चैलेंजेस क्या हैं, और आपके स्क्रीन पर हम देख लें. पहला पॉइंट है लैंड डिग्रेडेशन. पहला पॉइंट क्या है? लैंड डिग्रेडेशन.
ये सब सारे पॉइंट्स आप क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लैंड डिग्रेडेशन रेफर्स टू अ डिक्लाइन इन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सॉइल। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? डिक्लाइन, पराभव, मतलब इसका जो सॉइल की जो क्वालिटी है उसमें गिरावट आ जाना, दैट इज नोन एज लैंड डिग्रेडेशन। वाटर और वेजिटेशन कंडीशन कॉमनली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। अब इसके पीछे कारण क्या है? तो लैंड डिग्रेडेशन एक बार देख लेंगे। लैंड डिग्रेडेशन रेफर्स टू अ डिक्लाइन इन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सॉइल, वाटर और वेजिटेशन कंडीशन कॉमनली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ये सारे जो हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की रिजल्ट हैं कि हमारी वाटर क्वालिटी खराब हो रही है, वेजिटेशन कंडीशन खराब हो रहा है, ओके, और एयर जो ओवरऑल क्वालिटी है सॉइल की वो भी खराब हो रही है। अब कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन का कारण क्या है? लॉस ऑफ वेजिटेशन अकरिंग ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ वेजिटेशन अकरिंग ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ओके, पहला है ये कारण। दूसरा है अनसस्टेनेबल फ्यूल, फूड एंड फॉडर एक्सट्रैक्शन, अनसस्टेनेबल फ्यूल, फूड एंड फॉडर एक्सट्रैक्शन, जो सस्टेनेबल नहीं है, जो पर्यावरण के योग्य नहीं है, पर्यावरण में जिनसे डैमेज होने की संभावना है, तो वैसे फॉडर का यूज होना, वैसे फूड को यूज होना जो डैमेज करे, तो ये एक कारण है, ओके। नाउ अनसस्टेनेबल फ्यूल, फूड एंड फॉडर एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको हम पहले स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर भी कहते थे, तो उसकी वजह से भी भूमि की क्वालिटी में डाउनफॉल होता है, इरोजन बढ़ जाते हैं, अपरदन की क्रिया बढ़ जाती है। इंक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट लैंड, और जो जंगल की जो ज़मीन है उसमें भी मनुष्य इंक्रोचमेंट कर रहा है और उसमें जाकर खेती लायक ज़मीन ढूंढना, तो फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर कम होता जा रहा है, तो ये भी एक कारण है। फॉरेस्ट फायर्स एंड ओवरग्रेजिंग, जैसे उत्तराखंड वगैरह में, या अगर दूसरे देशों का एग्जाम्पल लेना तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, अमेरिका वगैरह में, वहाँ पर जंगल में प्राय आग लग जाती है। ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, तो जंगल में जो आग लगती है, फॉरेस्ट फायर, ओवरग्रेजिंग, और ओवरग्रेजिंग की मतलब जो कैटल्स की वजह जो एक्सेस ग्रेजिंग की वजह से भी सॉयल इरोजन होता है, तो क्वालिटी ख़राब हो रही है इसकी, ओके। तो फॉरेस्ट फायर्स और ओवरग्रेजिंग ये भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि सॉयल तो अपर मोस्ट लेयर होती है, इरोजन होने के बाद वहाँ की सॉयल हट जाती है और जो सॉयल बचती है वो अनफर्टाइल होती है। तो नॉन एडॉप्शन ऑफ एडिक्वेट सॉयल कंजर्वेशन मेजर्स, और जो सॉयल कंजर्वेशन के जो मेजर्स हैं उनका सही तरीके से उनको फॉलो नहीं किया जाता है, तो नॉन एडॉप्शन ऑफ एडिक्वेट सॉयल कंजर्वेशन मेजर्स, ओके। नेक्स्ट हमारा है इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम। प्लानिंग की भी कमी है, प्लानिंग के स्तर पर भी ये कमी दिखाई देती है, और जो इरिगेशन सिस्टम का मैनेजमेंट है वो भी ठीक नहीं होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये लैंड डिग्रेडेशन की घटनाएं घटती हैं। तो जो चैलेंजेस ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट है, पहला पॉइंट था लैंड डिग्रेडेशन। दूसरा जो पॉइंट है जिसको हम काफ़ी दिनों से सुनते आ रहे हैं वो है डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन क्या है? डिफॉरेस्टेशन इन्वॉल्व्स द परमानेंट डिस्ट्रक्शन, क्या है? परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनस फॉरेस्ट एंड वुडलैंड्स। इट रेफर्स टू कटिंग, क्लीनिंग एंड रिमूवल ऑफ रेन फॉरेस्ट। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? तो रेफर्स टू कटिंग, क्लियरिंग एंड रिमूवल ऑफ रेन फॉरेस्ट। कटिंग, क्लियरिंग, उसको साफ कर देना, हटा देना, एंड रिमूवल ऑफ रेन फॉरेस्ट वेयर लैंड इज thereafter converted to a non-forest use. The per capita forest land in the country is only 0.8 hectare. देखिए कितनी बुरी स्थिति है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग के लिए भी। द पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड इन द कंट्री इज ओनली 0.8 हेक्टेयर। ये बहुत ही निम्न, ओके, 0.8 हेक्टेयर अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ 0.7। तो रिक्वायरमेंट कितना है? 0.7 हेक्टेयर का है, और अवेलेबल कितना है? 0.8 हेक्टेयर। ये बहुत ही चिंता का विषय है। टू मीट बेसिक नीड्स, डिफॉरेस्टेशन कॉजेज फ्लड्स, सॉइल इरोजन, हैवी सिल्टेशन ऑफ द डैम्स, क्लाइमेट चेंज एट्सेट्रा। तो डिफॉरेस्टेशन के इम्पैक्ट हैं, ओके। रिक्वायरमेंट कितनी है इन्वायरमेंट को? वो 0.7 है,
द पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड ओके जो है 0.8 हेक्टेयर है और रिक्वायरमेंट कितना है 0.7 का, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ गैप है फॉरेस्ट कवर में। सॉइल इरोजन नेक्स्ट हमारा है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस व्हेन द सरफेस सॉइल इज वॉश्ड अवे। अब सरफेस सॉइल क्यों वॉश, सब सारे पॉइंट लिंक्ड हैं। जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो सरफेस सॉइल इरोजन होगा और वो सरफेस सॉइल वॉश्ड अवे हो जाएगी। तो सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस व्हेन द सरफेस सॉइल इज वॉश्ड अवे थ्रू एक्सेसिव रेन्स एंड फ्लड्स। ज़्यादा वेस्टर्न घाट्स में ये घटनाएं प्राय घटती हैं और उत्तराखंड के एरिया में भी है बहुत ज़्यादा होता है। और वहाँ उत्तराखंड में लैंडस्लाइड ज़्यादा होते हैं और लैंडस्लाइड घटना वेस्टर्न घाट्स में भी होती है एक्सेस बारिश की वजह से। एस्टिमेट्स शो दैट सॉइल इज बीइंग इरोडेड इन एट द रेट ऑफ 5.3 बिलियन टन्स अ ईयर for the entire country, as a result of which the country loses 0.8 million tons of nitrogen, 1.8 million tons of phosphorus and 26.3 million tons of potassium every year. ये आंकड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? Estimates show that soil is being eroded at a rate of 5.3 billion tons a year. सॉइल किस रेट से इरोड होती है, अपरदित होती है? 5.3 बिलियन टन्स a year. Entire country, as a result of which the country loses 0.8 million tons of nitrogen. तो कितने टन नाइट्रोजन का नुकसान होता है? 0.8। तो ये जो डाटा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओके और बहुत इंटीरियर जाएंगे तो ये डाटा पूछा जा सकता है, अदरवाइज ये यहाँ से काम चल जाएगा हमारा ओके। सो सॉइल इरोजन लीड्स टू फॉल इन प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल, जब सॉइल इरोजन होगा तो प्रोडक्टिविटी चली जाएगी, कॉमन सेंस है। तो ड्यू टू डिटोरिएशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ सॉइल, इरोजन होगा तो क्वालिटी ऑफ सॉइल अफेक्ट होगी। इट ऑल्सो कॉजेज सिल्टेशन ऑफ डैम्स एंड टैंक्स रिजल्टिंग इन फॉल इन देयर इरिगेशन पोटेंशियल ओके। इट ऑल्सो कॉजेज सिल्टेशन ऑफ डैम्स एंड टैंक्स रिजल्टिंग इन फॉल इन देयर इरिगेशन पोटेंशियल। नाउ एयर पॉल्यूशन, हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? एयर पॉल्यूशन। Air pollution. Air pollution is the presence of materials in air in such concentration which are harmful to man and the environment. Okay. Air pollution क्या? Air pollution is the presence of materials in air in such concentration which are harmful to man and the environment. मतलब कहने का मतलब क्या है? एयर पोल्यूशन क्या है? उस ऐसे सभी पार्टिकल्स का हवा में मौजूद होना जो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है। दैट्स ओके। इन इंडिया एयर पोल्यूशन इज वाइड स्प्रेड इन द अर्बन एरियाज। ज़्यादा कहाँ है? अर्बन एरियाज में। वेयर व्हीकल्स आर द मेजर कंट्रीब्यूशन एंड इन फ्यू अदर एरियाज विच हैव अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट्स। तो दो वजहें हमको सामने नज़र आती हैं कि जहाँ पर व्हीकल ज़्यादा हैं, इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं और स्पेशली जो थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं, जैसे एनटीपीसी की बात की जाए, वो हमारा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी, तो उन जगहों पर ये एयर पोल्यूशन की समस्या ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो ये हमारा चैलेंजेस है हमारे इंडिया के इन्वायरमेंट के लिए। पहला पॉइंट आपने देखा अगर याद है तो लैंड डिग्रेडेशन है, दूसरा डिफॉरेस्टेशन, तीसरा सॉइल इरोजन, चौथा फोर्थ पॉइंट था एयर पॉल्यूशन एंड फिफ्थ पॉइंट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इज द बायोडाइवर्सिटी लॉस। सो बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, marine and other aquatic ecosystem and the ecological complexes of which they are part। जो इकोलॉजिकल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, मतलब इकोलॉजी जो हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट है, जो वाटर एक्वेटिक सिस्टम है, इन सारे सिस्टम को मिलाकर एक इकोसिस्टम बन जाता है। तो जो हमारे जो इन्वायरमेंट में जितना भी एक जो हमारी जो इकोलॉजी है उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या हैं? उसमें एयर एलिमेंट्स हैं, इसमें वाटर एलिमेंट्स हैं, लैंड एलिमेंट्स हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं ओके। तो इन सारे एलिमेंट्स को जब यहाँ दिखाया गया, यह सब में जो वेरिएबिलिटी है, जो विभिन्नताएं हैं, जो ज़मीन पर रहने वाले, जिसे हम कहते हैं साइंस की भाषा में कहते हैं एम्फीबियंस हैं और कुछ रेप्टाइल्स हैं, तो इस तरीके से जो बर्ड्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से
अलग हैं और ये सब मिलके हमारे बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा बन जाते हैं. सो बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज. ऑल सोर्सेज मतलब एयर है, वाटर है, लैंड सब है, इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, मैराइन एंड अदर एक्वेटिक इकोसिस्टम and the ecological complexes of which they are part. Biodiversity loss has serious economic and social cost for the country as many plant and animal species are severely threatened by the destruction of their habitat and over exploitation of resources. रिसोर्स का बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सट्रैक्शन करने की वजह से हमारे लैंड, एयर, वाटर, इन तीनों की क्वालिटी में डिग्रेडेशन आया है. ज़्यादा एक्सेस मात्रा में हम जब एक्सप्लॉयटेशन करते हैं तो रीजनरेटिंग जो कैपेसिटी है वो रीजनरेट नहीं कर पाती. वो जो कैपेसिटी जो है वो अब जो डिमांड है उस हिसाब से मीट नहीं कर पाती और जिसकी वजह से जो बैलेंसिंग एक्ट है एब्जॉर्ब, तो वो बैलेंसिंग एक्ट जो डिस्टर्ब हो जाता है. तो वहाँ इसी पॉइंट को हाईलाइट करने का प्रयास किया गया है कि हम इसके बहुत सारे सीरियस इकोनॉमिक और सोशल कॉस्ट हैं. मतलब आर्थिक, और अगर आप एक ओवर एक्सप्लॉयटेशन आज की डेट में कर ले जाते हो तो फ्यूचर के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं आगे आने वाली जनरेशन के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बढ़ाएगी और उनके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी डैमेज होगा. तो इस वजह से बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के एनवायरनमेंट के लिए. तो आई होप दैट दिस जो चैलेंजेस हमने कहा एक बार हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें. एंड द पॉइंट इज चैलेंजेस ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट क्या है? लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, एयर पोल्यूशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस. And I hope that this video is quite useful for you. Thank you and have a nice day.